खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें नाज़रीन, आज 15 साल करीब आज तो नहीं, बहरहाल उनका खात्मा करीब है। ये 15 साल अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी की जो 15 साल थे, आज उनका खात्मा हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है हमने ये एजाज़ अचीव कर लिया। इससे पहले कहा जाता था बड़ी इंटरवेंशन होती है, मगर इन 15 सालों में हम एशियन टाइगर बने, क्या बने और क्या नहीं बन सके और क्यों नहीं बन सके, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज एक और अलविदाई डिनर भी हो रहा है, उसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। ज़ाहिर है वी डिज़र्व अ वेरी गुड मील आफ्टर दीज 15 साल की इस अचीवमेंट के बाद। अब सवाल एक और भी है, और इस वक्त जो र्यूमर बिल खूब चल रही है, कौन बनेगा वजीर आजम, लिस्ट में किसका नाम है, किसका नाम नहीं आया। मगर मुझे याद आता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी बन जाए, हम हुमा जिसके कंधे पर बैठ जाए। क्योंकि मुझे याद आया एक मिसरा होता था जो हर शेर के साथ लग जाता है। मिसाल के तौर पे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई। तो क्या इस मुल्क के अवाम को फ़र्क पड़ता है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा और कौन वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प खबर है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज बहुत एक अच्छी मिसाल कायम की हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने एक नोटिस भेजा है जनाब जो हमारी इलेक्शन कमीशन है कि जनाब हुजूर, ये बाकी लोगों ने जो तोशाखाना में चीज़ें नहीं बता रखी और जो डिक्लेरेशन नहीं किए, जिन्होंने तोशा खाना जो है वो नाना जी की हलवाई की दुकान समझ के इस्तेमाल किया, उसका क्या बना। और फिर उन्होंने अगर डिक्लेयर नहीं किया तो, क्योंकि यही तो बात हमारी तमाम सियासी पार्टियां कहती है कि सिलेक्टिव इंसाफ मत करो। तो इमरान खान साहब जो हुआ ठीक हुआ गलत हुआ ये तो अगली अदालत बताएगी, मगर वेरी गुड एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम खोलें ये जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि इसको खोलें, सबका पता चले कि इस तोशा खाने से कौन कौन क्या क्या ले उड़ा। बीच में हम गरीब साफियों का भी जिक्र आता है, उनका भी जिक्र करते जाएंगे। हम सब का जिक्र करते हो तो अपना क्यों ना करें, जो और फख्र के साथ करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। और इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब, और बल्कि उनका शॉट भी हम आपको सुनवाएंगे। और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, किसी ने, और जिनकी जो एंटाइटलमेंट नहीं बनती थी, साफी की क्या एंटाइटलमेंट है कि जाके जो है तोशा खाने से घड़ियां पकड़ता रहे। तो क्या है यार, ये क्या सिलसिला है, इस पर हम यकीनन बात करेंगे। और साथ साथ निगरान हुकूमत को बेशुमार थोक के हिसाब से हमने कानून बनाया, बड़ी अच्छी बात है, कानून साजी होनी चाहिए। और जो इसकी जो हमारी असम्बली है उसका यही काम है कि वो कानून साजी करे। तो इस कानून साजी में शायद बहुत सी बातें इस हवाले से भी आई हैं कि निगरान हुकूमत IMF से मुआहिदा कर सकेगी। ये तो था उसमें कि वो जो पिछले मुआहिदे हैं उनको कंटिन्यू करेगी, और जो माशी हमारे मामलात हैं इस सिलसिले में वो उसको इख्तियार दिया गया था। मगर निगरान हुकूमत से IMF क्या मज़ीद भी कोई मुआहिदा कर सकेगी, ये बातें हम करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, अगर मुझे अभी कुछ बताया गया तो उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। इससे पहले इस तरह करते हैं कि जब तक हमारे मेहमान हम आएंगे इंशाल्लाह, खाकान अब्बासी साहब का एक शॉट सुनते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली रही है और आज इसे पाकिस्तान के लोगों को छुटकारा मिल जाए। अब हम तो इस तरह शायद समझते नहीं समझते, ये हमारे वज़ीर आज़म रहे, तो इतनी मायूसी का इज़हार क्यों कर रहे हैं ये। आखिर इन्होंने भी तो माशाल्लाह इसमें, और तोशा खाने में भी हमने इस मुल्क ने जो उनकी खिदमत की, और ये 16 माह की जो गवर्नेंस रही है, इस हवाले से भी उन्होंने बात की। वो तो आपके सामने है। इस पर दो आरा हम क्या दें। वो कहते हैं जी हमने सियासत कुर्बान कर दी है, रियासत बचा ली है। अवाम जब इतनी महंगाई में पिसते हैं और तो उस वक्त क्या सियासत बच जाती। जैसे हमने मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से कहा था, जिस दिन उन्होंने सबसे बड़ी प्राइस हाइक स्लैब की थी इस मुल्क के अवाम के चेहरे पर, और साथ ही कहा था अगले ही यानी सांस में कि जी इस मुल्क की पाकिस्तान बच गया। तो वो कौन सा पाकिस्तान है जो अवाम से हट के है, जो वो बच जाता है, मगर अवाम जो है वो एक महंगाई। और हम महंगाई की हम बात भी करेंगे, हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो इस हुकूमत ने पिछले 16 माह में जो फिगर्स दिए हैं, जो महंगाई की है या हुई है, उसमें कितना फ़र्क आया है हम आपको बताएंगे अगर हो सके तो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब इस अरसे में जब ये हुकूमत आई थी तो दाल मूंग, दाल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दाल दलिया अवाम के करंट अफेयर्स तो ये दाल ही है, ये ग्रॉसरी है। वो बड़ी बड़ी बातें तो उनको नहीं पता होती, मगर ये दाल मूंग 1 किलो 200 रुपये की थी, अब 320 रुपये की है। दाल माश 1 किलो 310 की हुआ करती थी, 520 रुपये की है। आटा 1 किलो 70 रुपये का था, अब 155 रुपये का है। गंदम 10 किलो बोरी 608 की थी, अब 1236 रुपये की है। कुकिंग ऑयल 5 लीटर का 2460 रुपये का आता था, अब 3290 रुपये का आता है।
गाय का गोश्त 750 रुपये का था, अब 1000 रुपये। ये गाय बड़ा गोश्त है जो आमतौर पर सस्ता होता है हमारे यहाँ। जिंदा मुर्गी ब्रायलर 340 की थी, अब 600 रुपये की है। चाय 190 रुपये ग्राम आती थी, अब वो 260 रुपये की आ रही है। और दूध फी लीटर 150 होता था, अब 230। मेरे पास लंबी लिस्ट है और मैं इस लिस्ट पे बात भी करता रहूँगा, मगर फिलहाल हम चलते हैं। जनाब मियाँ शाहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ खड़े हैं, हमारी जो एक मुकद्दस ऐवान है उसके सामने। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर क्या मनाजर हैं, लेकिन बात यह है कि मनाजर के साथ साथ इत्तफाक से मैंने लिस्ट भी पढ़ी है उन तमाम पकवानों की, उनमें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनके नाम मैंने पहली दफ़ा सुने हैं, मटन बुखारा और न जाने क्या क्या, उस पर भी बाद में बात करेंगे। मगर क्या माहौल है, और साथ साथ र्यूमर मिल भी चल रही है, मुख्तलिफ नाम भी आ रहे हैं। एक तो उधर का माहौल बताइए, सीन बताइए क्या है, और दूसरा अब हुमा किसके कंधे पे बैठने वाला है जनाब ये शाहिद साहब? काज साहब देखें, आज का दिन जो है ये इस असम्बली का मुकम्मल होने वाला दिन है, और अभी जो थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस इमारत के अंदर जो है वो डिनर होगा। वो डिनर जो है वो बड़ा लेविश किस्म का डिनर है, जो आपने नेमतें गिनवाई हैं जो कि आम आवाम की पहुंच से तो दूर हो चुकी हैं, जिसमें कोई भी ना दाल खा सकता है, ना सब्जी खा सकता है, ना गोश्त खा सकता है, सिर्फ नाम सुन सकता है। लेकिन वो तमाम नेमतें जिनके नाम भी जो है आम आवाम को नहीं आते, हमें भी नहीं आते, वो इसमें होंगी इस डिनर में। और एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूं, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, आपसे लंबी बात करनी है आज, मगर मैंने अभी लिस्ट देखी अपने कोलीग जो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने इत्तेफाक से वो लिस्ट मैं आपको सुना देता हूं। कुछ मटन कुन्ना, टर्किश रेशमी कबाब, इसके बाद लबनानी बोनलेस बोटी है, ज़ाहिर हमारा इस्लामी मुल्क है, मियाँ जी की दाल भी है, और उसके साथ चिकन बोनलेस हांडी है, मटन बुखारा पुलाव है, ये बुखारा से आया है, और भिंडी मसाला भी है। तो ये छोटी छोटी एक थी चीज़ें, मैंने कहा अर्ज कर दूं कि हम जी मियाँ साहब आप जारी रखिए। काजी साहब, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो जो होता है रोस्ट, और उसमें रोश, और इसके अलावा जो दम पुख्त और इस तरह की बहुत सी डिशेज हैं, जो कि तमाम डिशेज जो हैं वो यहाँ पर जमा कर ली गई हैं, ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब इस ऐवान से जा रहे हैं तो वो अच्छा आज डिनर करके जाएं, तगड़ा डिनर करके जाएं, ताकि वो दोबारा जब आएँ यहाँ पे तो फिर दोबारा जो है वो डिनर्स का और लंच का सिलसिला जो है शुरू हो। 5 साल जो हैं वो ये गुजरे, उससे 5 साल पहले गुजरे। आपने 15 साल का जिक्र किया। 15 साल में आपने देखा कि पहले जो 5 साल थे उसमें रेंटल पावर प्लांट्स थे, दूसरे 5 साल में LNG आया, और इस 5 साल में महंगाई आई। और जो महंगाई है वो इतनी आई कि जो अवाम को हुकूमत ने रिलीफ देना था, 4000 अरब रुपया जो है वो अवाम की जेबों से हुकूमत ने जो है वो निकाला। बिजली की कीमतों की मद में, पेट्रोलियम की कीमतों की मद में कर्जे लेकर, और जो कर्जा लिया गया था उस पर जो सूद अदा नहीं किया गया उसके मद में, जो सरचार्जेस की मद में तमाम का तमाम जो इजाफा है वो अवाम पर डाल दिया गया है। अब अवाम ने कैसे देना है ये अवाम ही जानेंगे। लेकिन आज यहाँ पर दिन भर जो है वो इजलास चलता रहा, तकरीरें होती रहीं, वजीर आज़म ने भी तकरीर की, यहाँ ख्वाजा आसिफ जो थे उन्होंने भी तकरीर की, अपोजिशन लीडर ने भी तकरीर की। अपोजिशन लीडर खूब बरसे और खूब गरजे, उनकी अहमियत वैसे भी बढ़ गई है। वो मुलाकात नहीं कर रहे किसी से, ना वजीर आज़म से कर रहे हैं। अगर वो मुलाकात कर रहे हैं तो गौस बख्श मेहर से कर रहे हैं, और गौस बख्श मेहर जो हैं वो GDA कहती है कि हमारे वो स्पोर्ट्स ना वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, ना वो, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। जो जलील अब्बास जलानी है उनका नाम आज बड़े जो है वो शद्दोमत से जो है वो सामने आया है। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुबैना तौर पर मुलाकात की है, और वो मुलाकात क्यों की है? अगर वो निगरान वज़ीर आज़म हैं तो उससे पहले मुलाकात कैसे हो सकती है? ये एक मुअम्मा है जो कि सारे लोग सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि वो हो या कोई और हो। बहुत से नाम आज फिर रहे हैं, उसमें जो है वो एक नाम और भी आया, राहील शरीफ साहब का भी नाम आया जो साबिक आर्मी चीफ है, उनका भी नाम जो है वो गर्दिश में है, और दीगर नाम जो है वो सामने पहले आ चुके हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी है, फवाद हसन फवाद हैं, खलीलुर रहमान रमदे हैं, अभी तो नाम जो है ये फिर रहे हैं। कल मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की और राजा रियाज साहब की जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उसमें इत्तफाक होगा। लेकिन खबर यह है कि शायद इत्तफाक ना हो। वो इसलिए कि मामला जो राजा रियाज साहब हैं उनके पास एक पर्ची है, उस पर्ची में कोई नाम है, वो नाम राजा रियाज साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वही नाम जो है वो फाइनल हो, उसमें से कोई नाम हो सकता है कि राजा रियाज साहब ना माने और वो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाए और फिर वो नाम आए जो सरप्राइज हो। और जो बात आपने काजी साहब की कि यहाँ पर जो है वो ये काम चलता रहता है और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है पनप रही है, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ काजी साहब कि आज 10 तारीख है,
12 तारीख को वैसे इस ऐवान का टेन्योर जो है वो पूरा होना था। 15 तारीख के बाद, हम 15 तारीख लगा लेते हैं, 15 तारीख के बाद शायद वो लोग जो आज यहाँ पर बैठ के तारीफें और अपने कारकर्दगी के पुल बांध रहे थे और जो उम्मीदें बांध रहे हैं कि हम आइंदा आएंगे, उनके भी हो सकता है कि अब हिसाब किताब का वक्त है। और मेरी खबर ये है कि 15 तारीख के बाद एक अक्रॉस द बोर्ड एक एहतसाब का अमल शुरू होगा। एक मिनट यह बताइएगा, अक्रॉस द बोर्ड की मुराद ये है कि तमाम जो भी ऑफिस में रहे हैं, जितनी पार्टियां भी रही हैं, अब वो भी यानी एहतसाब की शिकंजे में आ सकते हैं। काजी साहब जो एंजॉय कर लिया वो कर लिया। आप देखेंगे कि जो पीपल्स पार्टी में नाम ले लेता हूं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI दीगर जमातें जिन्होंने ये कुछ 1.5 साल जो है वो गुजारा है और उससे पहले भी उन्होंने हुकूमतें की हैं, सबको एहतसाब देना पड़ेगा। एहतसाब का अमल इसलिए शुरू किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो चुका है, पूरी दुनिया में हमें करप्ट कौम और करप्ट जो है वो हुकूमतों के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये एक एहतसाब का अमल शुरू होगा ताकि हम पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल हों। और पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी आनी है तो वो इसलिए आनी है कि पूरी कौम दुनिया जो है वो हमें इस तरह जाने कि हम नीट एंड क्लीन है। अगर हम नीट एंड क्लीन नहीं होते तो यहाँ पर ना चाइना सरमायाकारी करता है, ना सऊदी अरब करता है। अच्छा मियां साहब, मैं अपने नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए 2-3 बातें आपसे कर लूं। यानी गोया यहाँ पे जो यानी मुक्तदर हल्के हैं और वो जहाँ तौर पर ये ठीक है, वो समझते हैं कि अगर हमने ये जो क्लींजिंग ना की या एक जो इमेज है उसको तब्दील ना किया तो जाहिर है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हमें बेशुमार जरूरत है। एक ये बात, और दूसरी बात आपने ये कही कि तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आ रहा है, राहिल शरीफ साहब का नाम आ रहा है और भी बहुत, और यानी तीन लोग हैं इस रेस में। या कहा जा रहा है कि पत्ते बड़े क्लोज रखे हुए हैं हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं, मगर मियां मंशा साहब का नाम भी आ रहा है, माशाल्लाह बहुत बड़े और कामयाब सरमायादार हैं। तो ये अभी कहीं से ये इतला नहीं आ रही कि किसी एक नाम पर कंसेंसस हुआ है। क्या खबरें आपके पास? काजी साहब देखें, नाम जो है जिस पर कंसेंसस होगा वो राजा रियाज साहब के पास है। उनके पास जो पर्ची है उस पर नाम है। अभी जो नाम चल रहे हैं वो मीडिया पर चल रहे हैं, लोगों के सीना बसीना चल रहे हैं, जुबानों पर चल रहे हैं। लेकिन जो नाम आएगा वो अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मुलाकात के बाद जो 3 नाम उधर से 3 नाम दूसरे तरफ से आएंगे, अगर इत्तेफाक हो गया तो लगता यही है, जो मेरी खबर इत्तला है कि राजा रियाज साहब के पास जो नाम है उनमें से कोई नाम होगा और वो नाम जो है। लेकिन आपने कल एक बात की थी मियां साहब, आपने कल एक बात की थी कि शायद लंदन से भी इन्फ्लुएंस किया जाए, तो अब आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप खेल राजा रियाज साहब के हाथ में है और ये खेल राजा रियाज साहब के हाथ में किस तरफ से आया? देखिए, लंदन से दबाव डाला गया है। वो लंदन के दबाव का जो काट है वो जरदारी साहब ने किया। जरदारी साहब ने उस नाम को नहीं माना जो लंदन से आया, और जो जरदारी साहब का नाम था वो लंदन वालों ने नहीं माना। अब जो तीसरा नाम है वो कहीं तीसरी जगह से आया है, उसका नाम जो है वो जो भी नाम आएगा वो राजा रियाज साहब के थ्रू आएगा। और चूंकि वो अपोजिशन लीडर हैं तो उनको जो नाम उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं, उन्होंने कहा अपोजिशन से मैंने मुलाकातें की हैं, अपोजिशन जमातों से और दीगर मुलाकातें भी उनकी हुई हैं। तो वहां से जो नाम उन्होंने लिखे हैं उस पर्ची के अंदर जो उनकी जेब में है उसमें नाम आएगा, उसमें नाम है और वही नाम लगता है कि वही नाम फाइनल होगा। ये नाम जितने भी हैं ये फाइनल होने वाले नहीं है, वो इसलिए कि बहुत से नाम आए और वो चले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर दिया आपने कि इस वक्त जो है, इस वक्त जो सबसे अहम पर्ची है वो हमारे अजीम अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब के पास है। मगर इससे कबल कि हम बात को जारी रख रहे हैं हम, अच्छा ये मियां साहब, अब आप एक बड़े अहम जगह पे हैं जहाँ से खबरें उगती हैं, मगर ये फरमाइए कि ये यहाँ भी ये तासुर मौजूद है कि शायद जिस नहज पे मैशियत आन पहुंची है और जो हमारी इकोनॉमिक रियलिटी है उसमें, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, एक सोच है, गलत भी हो सकती है सही भी, उसमें ये इलेक्शन वगैरह इररेलेवेंट करके रख दी है हमने। जो माशाल्लाह हमारी माशी हासिलात हैं और जिस तरीके से हम एशियन टाइगर बने हैं, तो इस सिलसिले में लगता है कि अब कुछ काम इलेक्शन से भी ज़्यादा अहम है। कोई इस तरफ भी सिलसिला जाता नजर आता है आपको? काजी साहब, जो मैंने पहले बात की थी वही बात है, पहले तो एहतसाब होगा और उसके बाद जो है वो दीगर इस्लाहात होंगी। जब इस्लाहात और इस्लाहात हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन की तरफ जो है वो आया जाएगा। ये जो हल्का बंदियां हैं, मुझे तो इस साल इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इस साल इलेक्शन नहीं होता तो फिर किस वक्त होता है? अगर ये डिले होता है इस अक्टूबर में इलेक्शन,
तो फिर उसके बाद कौन सा अक्टूबर आता है ये कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन इलेक्शन मुझे जो नजर आ रहा है वो एहतसाब के बाद नजर आ रहा है और इस्लाहात के बाद नजर आ रहा है। जब इस्लाहात होंगी और एहतसाब होगा तो फिर उसके बाद जो लीडरशिप आएगी वो हुकूमत करेगी और वो लीडरशिप क्या होगी वो अवाम ही मुंतखब करेंगे। क्योंकि इस वक्त वाकई आपने जो बात कही है कि इलेक्शन जो है वो रेलिवेंट नजर नहीं आ रहा, वो इसलिए कि हम माशियात में और माशी चक्कर में ऐसा फंस चुके हैं और कर्जों के ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं, सर्कुलर डेट के ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं कि वहां से निकलना मुमकिन जो है। अभी हम कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं हुए, डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो चुके हैं। उनको जो है वो इस सतह से उठाना जो है बहुत जरूरी है और अपने इमेज को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होता तब तक नहीं होगा। आप देखा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू हो रहा है और जो मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई और मिनरल्स जो पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम से माला माल है, गैस से माला माल है। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी मादनियात और इतने वसाइल हैं कि वो अगर निकाल लिए जाएं और वो पूरी दुनिया में अगर उनका बेचे जाएं तो हम जो है पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो सकता है। मियां साहब, मैं एक दो बातें और आपसे आखिरी सवाल करूंगा। एक तो ये कि ये फरमाइए कि ये एहतसाब निगरान आके करेंगे, क्योंकि मैंने एक और भी बड़े पक्के साफ़ी हमारे दोस्त हैं, नाम नहीं लेता उनसे पूछे बगैर, वो भी बता रहे हैं कि निगरान जो है वो एक एहतसाबी अमल शुरू करेंगे। मगर ये कहानी तो उसी तरह है, इससे पहले भी कई दफ़ा कहा गया है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाबात और फिर सिलसिला एहतसाब ही रह गया था, इंतखाबात नहीं रहे थे। बहरहाल अल्लाह करे अब तो ऐसा नहीं होगा। मगर ये बताएं कि कैबिनेट के हवाले से कोई नाम फाइनल हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से जरा हट के जो दूसरी कैबिनेट है? देखें, जो कैबिनेट के नाम हैं वो अभी नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि कैबिनेट में जो वजीर दाखिला होंगे वो ऐसे शख्स होंगे जो सब कुछ जानते होंगे, वो ऐसे शख्स होंगे जो दोनों हुकूमतों को बेहतरीन अच्छी तरह जानते होंगे और दोनों हुकूमतें उस पर कोई इतराज नहीं कर सकेंगी जो जिन्होंने हुकूमतें की हैं। पीटीआई की हुकूमत पहले थी और अब पीडीएम की हुकूमत है। अगर वो वजीर दाखिला जो है वो कोई एक्शन लेते हैं, कोई एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो उसमें ये नहीं होगा कि हम इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इंतकामी सियासत हो रही है, फलां हमें पुश कर रहा है, फलां हमें जो है प्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो बात करने के कोई भी इस तरह की पोजीशन में नहीं होगा। इस तरह का वजीर दाखिला होगा। इसी तरह कराची की शख्सियत तो नहीं है, एक कराची के शख्सियत तो नहीं है। काजी साहब आप कसौटी में बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और इसको अभी हम सीगा राज में ही रखते हैं। ये वाकईतन उसी तरफ जो है वो मामला जो है वो जा रहे हैं, वो उसी वहां की शख्सियत हो सकती है। लेकिन वो जब आएंगे और जिस तरह का एहतसाब का अमल शुरू होगा, देखें चेयरमैन नैब जो है काजी साहब, उन्होंने ये कह दिया है अपने तमाम डीजीज को, अपने तमाम डायरेक्टर्स को कि जहां भी फ्रॉड हुआ है, जिस भी लेवल का हुआ है, और वो फ्रॉड जो है उसको सामने लाएं और उस पर जो है बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जो है वो शुरू किया जाए। और ये एहतसाब जो है वो नैब से शुरू होगा, उसमें सारे महकमे जो है वो अपना हिस्सा डालेंगे और जो नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो सामने आएंगे तो उस पर जो है वो अमल दरामद करके मियां साहब इस हैप्पी नोट पे हम आपकी बड़ी मेहमानी खेज गुफ्तगू, बहुत सी खबरें भी आपने इसमें ब्रेक की, वज़ीर दाखिला का इशारा भी दे दिया और अहम बात की एहतसाब की, और एहतसाब की तैयारियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब ने वक्त दिया और ये मंजर कशी की, हर चीज़ की मंजर कशी की माशाल्लाह। जो डिनर है उसकी भी हमें आपने तफासील से बताया, क्योंकि तफसील तो हो नहीं सकती, इतने बड़े डिनर की तफासील ही हो सकती है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो और बहुत सी खबरें। तोशा खाना के हवाले से जो नोटिस मिला है इलेक्शन कमीशन को, बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप ये सिलेक्टिव ना करें एहतसाब, और इसमें जो अगर मियां साहब के असासों में ज़ाहिर नहीं हुए, जिस तरह हम कल से खबरें चल रही हैं और कोई तरदीद भी नहीं आई, तो ज़ाहिर है वहाँ भी एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब की बातें तो मियां साहब भी कर रहे थे, किस किस का एहतसाब होगा। अवाम शिद्दत से एक सच्चा, दुरुस्त और मुनसिफाना एहतसाब देखने के लिए कब से तड़प रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें बहुत मारूफ कानूनदान लॉ एक्सपर्ट जनाब आबद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साथ साथ में हमारे साथ होंगे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके भी वकील हैं। आबद ज़ुबैरी साहब, मैं पहले एक आपसे चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें कि एक पिटीशन आई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से
कि ये तो बहुत लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने तोशा खाने से सामान लिया मगर उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या अब ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि फिर जिस तरह खान साहब को 3 साल की सज़ा और लाख रुपया जुर्माना की बात हुई है, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या खान साहब तक उन तक ही रहेगा और हायर कोर्ट शायद क्या लगता है आपको ओवरटर्न कर देगी इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेन चीज़ इसमें देखने की है तोशा खाना के इशू पे, देखिए इनका जो रेफरेंस आया था वो स्पीकर नेशनल असेंबली ने भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर कंप्लेंट दाखिल की सेशंस कोर्ट में, जिस पे ये आपने ये जो फैसला आया आपने देखा, तो वहाँ कंप्लेनेंट होती है। और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जुरिस्डिक्शन का पॉइंट जो उनको फैसला करना था जज साहब ने, जो उन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की बाद में, उसमें यह था कि क्या ये कंप्लेंट कानून के मजाज है या नहीं, और लिमिटेशन का इशू था। अब देखिए इन्होंने एक पैमाना तो सेट कर दिया कि जी अगर आप तोशा खाना और आपका डिक्लेरेशन, ये मिस डिक्लेरेशन और ये एक जुर्म है, क्योंकि देखें जुर्म के लिए दो चीज़ें होती हैं कि आपने वो जुर्म किया हो और आपने गिल्टी माइंड के साथ किया हो, कि यानी आपने कोई जानबूझ के जुर्म करने की नीयत से आपने वो डिक्लेरेशन नहीं दिया। अब उन्होंने कर दिया। तो इस तरह जिन्होंने भी तोशा खाना से चीज़ें ली हैं और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया या जो भी किया उसके साथ, तो ये एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। अब डिपेंड करता है कि कंप्लेंट कौन दाखिल करेगा। क्या मैं और आप दाखिल कर सकते हैं या कोई कर सकता है, या कोई इलेक्शन कमीशन उनके केस में भी कंप्लेंट दाखिल करेगा, या कहेगा कि मुझे जब तक कोई रेफरेंस नहीं देगा मैं नहीं करूंगा। ये सारी बातें बाद में देखनी होगी। अब देखते हैं कि उसका क्या होता है। हाई कोर्ट में अब ये अपील में है केस, तो देखते हैं। लेकिन एक पैमाना सेट हो गया कि अगर आपने तोशा खाने की चीज़ें अपने फॉर्म बी में डिक्लेयर नहीं की एसेट्स के उसमें, तो ये मिस डिक्लेरेशन है जिसमें आप बदनीयत, डिसऑनेस्ट, और ये आप एक सेक्शन 174 की आपको सजा हो सकती है। ठीक, अच्छा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, क्योंकि आप खान साहब के वकील भी हैं हुजूर, एक तो ये कि ज़ाहिर है आप अभी भी डिस्प्यूट करते हैं ये जो जजमेंट है, मगर बात ये है कि ये जो तोशा खाना का मामला है और जो ये बेंच मार्क जो है वो सेट हुआ है, तो क्या अब दूसरी आप उस तरफ भी जा रहे हैं, कोई उन लोगों को जो है वो नेट में लाएं या उनका कम से कम एक फेयर एहतसाब हो सके जो दूसरे इन टॉप स्लॉट्स पे रहे हैं? न्याजी साहब देखें जी, कई साहब आपने पहले ही बता दिया है। वो मेरा ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी वो हमारे दोस्त हैं अबू ज़र सुलेमान, उन्होंने पटिशन दायर की थी और बड़ा हुकूमत ने उस पर लीतो लाल से काम लिया। उसने कहा कि 75 ईयर्स का रिकॉर्ड मंगाया जाए तोशा खाना का, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो खान साहब की गवर्नमेंट थी उसमें तो तोशा खाना के रूल्स भी अमेंड हुए, 50% हो गया। अब जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट आज इम्प्यून की, जो नीचे हम आई हैं दिलावर की, उसके अंदर एक तो 426 के तहत हमने बेल मांगी हुई थी और साथ सस्पेंशन मांगी हुई थी, इस इम्प्यून्ड आर्डर को सस्पेंड करें और साथ खान साहब को बेल दें। तो कोर्ट ने आज वहाँ हमारे जो वकला हमारे सीनियर साथ थे, ख्वाजा हारिस साहब, लतीफ़ खोता साहब, सारे हम मौजूद थे। हमने कोर्ट कुछ बात बताई कि आपके 2 पॉइंट्स थे, मेंटेनेबिलिटी का, जिस तरह मेरे दोस्त अबू ज़ुबैर साहब ने कहा, दूसरा था जुरिस्डिक्शन का और ऑथराइजेशन का। आप देखें कि पिछली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक आर्डर पास किया कि जी मैंने अपील जो है मेंटेनेबिलिटी पहले जब इशू हुआ तो मैंने अलाउ कर दी है। पूरे मीडिया में हाइप क्रिएट होगी कि शायद ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि रिमांड हो गया। अब उस इशू का अभी मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं हुई और फाइनल जजमेंट डिसाइड हो के मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल सज़ा और 1,100 जो है उसका 1 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया गया। अब देखें कि एक केस को उठाने के लिए वो आपको रोज़ाना हम मीडिया पे सुनते हैं कि ये क्यों हुआ, ये किस तरीके से लंदन प्लान जो इम्प्लीमेंट हो रहा था कि उस दिन 2 केसेस लगाए गए, नैब का मैटर भी और अलकादर वाला भी, ये भी, और जिस तरीके से ये ट्रायल चलाया गया, मैं उस ट्रायल का हिस्सा रहा हूँ, जिस तरीके से जज साहब ने ये ट्रायल चलाया। और जिस आज हमने ये भी बात की कि एक चलो 12 बजे टाइम रखा और 12:30 रिजर्व जजमेंट अनाउंस करनी थी। अब उस जजमेंट को 30 पेजेस की जजमेंट जज साहब की वो आ गई। तो क्या अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्या कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिस तरीके से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने फैसले किए, इसके ऊपर एक ले मैन भी डिस्कस कर रहा है। क्या इस तरह की जजमेंट्स होती हैं जहां मेंटेनेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन, सारी चीज़ें डिसाइड होनी थी? और जो दूसरी बात है, हम ये कहते हैं कि 75 ईयर का जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है उस पर बिल्कुल होना चाहिए
क्योंकि जिस तरीके से तोहफे लिए गए, किसी प्रोग्राम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मैं 50 तोहफे लेके गया हूँ, वो मेरे ही थे। इससे पहले देख लें जरदारी, मरियम, नवाज शरीफ जिस तरीके से तहफ लिए, BMW गाड़ियाँ जो करोड़ों रुपए की थी उसको 6-6 लाख में लिया क्या ये दुरुस्त है? माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, क्या ये दुरुस्त है कि गाड़ी ली ही नहीं जा सकती? यहां पे आए थे शुएब शाहीन साहब, डू यू एंडोर्स दिस ओपिनियन? जी बिल्कुल एंडोर्स करते हैं, नहीं ली जा सकती। गाड़ी आप नहीं ले सकते? नहीं, गाड़ी मुराद है कि जो तो वो देखे ना, तोशा खाना के जो रूल्स थे उस टाइम उसके मुताबिक आप नहीं ले सकते थे, अलाउ ही नहीं थी जब जरदारी ने वो ली है गाड़ी। अच्छा, अब मैं आबू ज़ुबैरी साहब आप से ये जो अभी बात की नियाज़ी साहब ने, अब सवाल ये है कि अभी तक तो ये बेंचमार्क रहेगा जब तक इसका हायर कोर्ट में कोई फैसला नहीं होता, ये जो हुआ है। मगर इसके साथ जो और चीज़ें बाहर निकल आई हैं, जो अनइंटेंडेड कह सकते हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए हैं, वो ये कि बहुत से लोगों के नाम आ गए जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या ये एक सेपरेट सिलसिला चल निकलेगा और क्या केस इलेक्शन कमीशन के जरिए जा सकता है, या कोई आम पाकिस्तान का शहरी भी जाके इस्तदा कर सकता है कि हमारी अमानतों में खयानत हुई है? ज़ुबैरी साहब, मैं तो समझता हूँ, मुझे एक्चुअली मैंने रूल्स नहीं देखे हैं सर अभी इसके अंदर क्या है। और मुझे देखें वो एक रेफरेंस उन्होंने भेजा, वो देखें उन्होंने जो रेफरेंस भेजा वो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भेजा टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने फिर वहाँ से कंप्लेंट दाखिल की, वो ऑथराइजेशन का इशू आ गया कि वो आदमी ऑथराइज था या नहीं। तो ये देखना होगा कि अगर वो इलेक्शन कमीशन ही भेज सकता है तो कोई और नहीं भेज सकता, वरना कोई भी आदमी खड़े होकर देखिए अभी क्या होगा। अब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के अंदर आप अपने फॉर्म जमा करेंगे और आप उस पर कोई आदमी इतराज़ ले सकता है कि इन्होंने अपने जो डिक्लेरेशन था उसके अंदर, और डिक्लेरेशन वो लिखा हुआ है, पिछले डिक्लेरेशन कोई जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के, पिछले डिक्लेरेशन भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है अगले वाले इलेक्शन का, कि अगर आपने पीछे आपने डिक्लेरेशन दी, क्योंकि आपको उसके अंदर एफिडेविट भी देना होता है, वो जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट दी कि अब आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट भी देना होता है, यानी आपने उस पर कोई आपने गलत बात की तो फिर आपने कोई मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर किया तो ये इशू उठ जाएगा। तो ये एक इशू वहां भी उठ सकता है जब वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। उसके अलावा जब देखना पड़ेगा कि कोई जैसे मैं आप आम शहरी बात भी करे कि जी इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की, इन्होंने भी अपने मिस डिक्लेरेशन किया है, लेकिन मिस डिक्लेरेशन का इशू और उस पर कंप्लेंट, क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस हुआ और अब तो खैर आज तो असेंबलियां भी तहलील हो गई, तो अब तो जितने लोग हैं वो या तो MNA होंगे या नहीं होंगे आगे जाके, अगर ये जितने चंद दिनों के अंदर, तो ये भी देखना होगा कि फिर क्या। मैं समझता हूं कि जब अगले इलेक्शन के लिए जब प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त ये इशू बहुत सीरियस हो सकता है। और अगर ये जजमेंट रहती है कि ये दिस इज द पैमाना ऑफ मिस डिक्लेरेशन और इससे आपकी सीट भी जाएगी, आप पे सजा भी होगी, आपको जेल भी होगी, तो फिर ये आगे जो भी लोग जिन्होंने लिए उनके लिए खतरा है। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता ज़ुबैरी साहब ने उठाया है कि वो लोग तो फिर शायद अगर ये खतरा हो और कुछ हालात बदल जाएं और जो है वो इंसाफ हर तरफ हो, तो ये तो आइंदा अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने से कतराएंगे, क्योंकि जो ये ओज़दारियाँ होती हैं या जो की जाती हैं, एतराज़ात किए जाते हैं, उसमें तो ये इट विल कम अप के पिछले इलेक्शन में इन्होंने ये डिक्लेयर ही नहीं किया। नियाज़ी साहब जी बिल्कुल ठीक है, ज़ुबैरी साहब ने ठीक कहा। मुझे भी एक जजमेंट याद आती है अनवर ज़हीर जमाली साहब के इफ्तिखार चीमा के केस में, उसमें भी कोई डॉर्मेंट अकाउंट था, उसने कोई चीज़ उससे मेंशन नहीं की थी। ज़ुबैरी साहब ने ठीक है कि अगर डिक्लेरेशन कोई कंसील करेगा पहली भी प्रीवियस भी तो ये बात आएगी, लेकिन इस केस में जो था, जो 342 का बयान हुआ, हमने एक चीज़ वहाँ की कि अकाउंटेंट और कंसल्टेंट जो मेरे थे, मैंने तो डिक्लेरेशन सारी दी हैं 2019-2020 की खान साहब ने, वो तो कोर्ट ने उस चीज़ों पे गई नहीं, हमने तो सारी चीज़ें डिक्लेयर की। अब इसको केस को उनके साथ कंपेयर करें, उनका तो सारी चीज़ें जो देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी, आप रिकॉर्ड में आएंगी, तो उन्होंने तो डिक्लेरेशन सामने आएगी कि क्या क्या चीज़ें ली और क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर बिल्कुल नहीं की होंगी, तो ये बिल्कुल ये चीज़ बनेगी। लेकिन मैं एक आपकी वजह से एक चीज़, क्योंकि मैं वकला का नुमाइंदा हूँ, इस जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा काम किया है कि जो फेसबुक का अकाउंट था उसको उन्होंने FIA में भेजा, FIA इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर है, उसने लिख दिया, 2 दिन में रिपोर्ट आ गई कि अकाउंट नहीं है हमायूं दिलावर का, उसमें वकला को नोटिस जारी हो गए। आज हमारे वकला में हमारे सीनियर कौंसल ख्वाजा हारिस साहब को भी FIA ने बुलाया 2 बजे। ये देखें कि वकला के खिलाफ 3-4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई हैं, और जो इमरान खान को मिलने गए हैं अटक, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई हैं। तो ये तो
ये जो चीज़ है ना तोशा खाना, मेरे हिसाब से ये एक पूरा ड्रामा है। इसके पीछे जो है अब तो हमारे तक भी आ गए हैं, वकला तक भी जो अपना काम करते हैं, क्या वकला केस लड़ना छोड़ दें? तो ये चीज़ें जो हैं किसी और तरफ जा रही हैं। कोई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही। अगर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी होती तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 90 दिन इम्प्लीमेंट हो जाती। वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई KPK और पंजाब के हवाले से, लेकिन एक हुमायूं दिलावर का फैसला चंद मिनटों में इम्प्लीमेंट हो गया। इधर से वारंट गिरफ्तारी का नाम हुआ और लाहौर में गिरफ्तारी पहले हो गई। ये चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, हम इसको कहाँ बैठ के, ये कोई जंगल का कानून है, हम आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी कहाँ डिस्कस करें? ये तोशा खाना का जो केस है, आप इसको बहुत अरसे से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें खान इसको एक चेयरमैन PTI को डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहाना है, सिस्टम से आउट करना है। अच्छा नहीं न्याय साहब, ये फरमाइएगा कि आपको रिलीफ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नेचर है इसकी और जिस अंदाज में ये आवाज नहीं आ रही जी, सॉरी आवाज आ रही है आपको? हाँ न्याय साहब, ये आपको ये उम्मीद भी है जिस तरह लोग कह रहे हैं, जिस तरह कुछ दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है ये जल्दी ऊपर अदालत में जो है इसको जो है रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को? डू यू बाय दिस? जी बिल्कुल। मैंने तो आज कहा था अपने दोस्तों से कि जहां बेशक हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज करें, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये तो बिल्कुल हम रोजाना यही काम करते हैं, ट्रायल का काम करते के, ये तो बिल्कुल खान साहब को रिलीफ मिलना है। ऐसे जजमेंट में जिस तरीके से लिखवाई गई है, अगर आप उस जजमेंट को पढ़ लें तो वो तो रिलीफ मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह। अब और हमारी कोशिश है कि क्योंकि हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए, हमने तो ट्रांसफर एप्लीकेशन दी हुई थी, इसके खिलाफ भी थी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी ट्रांसफर एप्लीकेशन थी। तो इसके बावजूद भी सारी चीज़ें जो जिस तरीके से मैनेज हुई, जिस तरीके से हो रही हैं, वो मेरा ख्याल हर किसी को पता है और इंशाअल्लाह जो जजमेंट खान साहब को रिलीफ मिलना है, मिल जाएगा। जुबैरी साहब ये जो नया ट्रेंड हमने देखा है कि जो FIA वकला को इस तरीके से तलब कर रही है, आज तो उनकी हुकूमत की भी 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो डू यू थिंक कि जो वकला एक फ्रेटर्निटी है या जो कम्युनिटी है, ये पहले भी बड़े एक्टिव रहे हैं, तो इस हवाले से कोई क्या आपकी स्ट्रेटजी है, हाउ टू फेस इट? बिल्कुल जी, मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बैठे हैं, मेरा ख्याल है वो हमारी लीगल। मैं न्याय साहब एक दफा जुबैरी साहब से टेक ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी जुबैरी साहब। जी देखिए ख्वाजा हारिस जो है हमारे, वो एक बहुत ही मोहतरम और सीनियर वकील हैं, हमारे मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। आज हमने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है कि जी ये बिल्कुल जो ये FIA ने जो उनको नोटिस दिया, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ये मेरे राइट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट, जो एक वकील का होता है कि बग़ैर किसी के खौफ के और किसी इशू के वो अपने मौकिल की वकालत करे, उसके खिलाफ ये किया। उन जज हमने ये लिखा, हमारा प्रेस स्टेटमेंट है जो हमने इशू किया, आप लोगों को सबको भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट बार ने इशू किया कि हमने ये कहा कि जी पहले वो जज साहब से तो इंक्वायरी करें जिनकी वो फेसबुक, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि जी बेसिकली उनके वो कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट तो था लेकिन ये फेसबुक पोस्ट मेरी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप इंक्वायरी करके इनको बताएं। तो हमारे हिसाब से एज लॉयर के वकीलों को बजाय नोटिस करके बुलाने के, आप पहले उनसे पूछगछ करते, उनकी इंक्वायरी में उनको बुलाते, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, फिर दूसरों को जो आप समझते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि हर केस में आपको आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है 160 में, आप उसको क्वेश्चनेयर भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वही इफ्तिखार इस्लाम अरसान इफ्तिखार वाली, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें, और हमने आज एक फैसला किया है कि अगर ये मेरा व्यू था कि इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था वहां, ये हमारा आइन और कानून और हमारे राइट टू प्रैक्टिस के खिलाफ है। हम अपने हर वकीलों का दिफा करेंगे, हमने ये स्टेटमेंट किया है। कुछ वकीलों का आज FIR भी काटी वो अपने क्लाइंट से, हम इनके जाएंगे और इंशाल्लाह ड्यू कोर्स हम केस फाइल करेंगे इसमें, और हम बावर कराएंगे कि ये हमारा आइनी और कानूनी हक है किसी भी वकील का कि वो अपनी मौकिल की वकालत करे। मैं थोड़ा सा काई साहब इसमें ऐड करूंगा। साथ मेरा एक सवाल भी लीजिए न्याय साहब, दोनों बातें इकट्ठी बता दीजिए। ये PTI पर पाबंदी की बात भी हो रही है, इस पे इसको कैसे देखते हैं, और जो ज़ाहिर आप कहना चाहते हैं वो भी फरमाइए। देखें ना जी, पाबंदी की बात ही हो रही है, लेकिन देखें वो जब एक अमेंडमेंट करना चाह रहे थे ना कि हम पार्लियामेंट के पास हो, वो फिर रुक भी गई कि किसी पार्टी को कलादम करार देना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है और पार्टी को कलादम करार किस बेस पे देंगे, दिया ही नहीं जा सकता।
और डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो है वो भी हमें पता है कि उसको भी जब जजमेंट कराएंगे तो खान साहब का डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी ख़त्म हो जाएगा। अब मेन चीज़ जो है, जो मीडिया के साथ और वकला के साथ और आम लोगों के साथ इस टाइम कई साहब इतनी हरासमेंट है कि कोई आदमी बाहर निकलने के खौफ व हरास से तैयार ही नहीं है। जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, 144 पूरे मुल्क में लगा हुआ है, जहाँ भी दिखते हैं हमारे वकला भी पीसफुल प्रोसेशन, जो आइन हमें आर्टिकल 15, 16, 17 जो हमें राइट देता है, उस राइट से भी महरूम किया। फंडामेंटल राइट्स भी लोगों के सस्पेंड हैं, समझो आइन नहीं है फंडामेंटल। आप देखें कि बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है, उसके अंदर भी वो तरमीम करने पे आ गए हैं कि लोग किसी टाइम भी विदाउट सर्च वारंट उठाया जा सकता है। अब जुबैरी साहब जिस फोरम पे बैठे हैं, जो आपने कहा कि हमारी एक पहले भी तहरीक चली, मैं बार का प्रेसिडेंट था 2009 में, और अदलिया की तहरीक में हरावल दस्ता थे जुबैरी साहब और हम लोग। अब देखें कि वकला के साथ जिस तरीके हो रहा है, आज 4-5 वकला पे पर्चे हुए हैं, और मुझे भी कहा गया कि आपका भी लिस्ट में नाम है, आपको भी बुलाएंगे। अब देखें कि अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं और वकला को भी खौफ व हरास फैला रहे हैं, तो फिर तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी क्या रहेगी। हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस टाइम कस्टोडियन ऑफ द जो है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, लोगों के हकूक़ की ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजमी है, पहली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंशाअल्लाह ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, ये एपेक्स बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, और ये जो हमें फंडामेंटल राइट से महरूम करना या लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट से महरूम करना, इसके लिए हम पूरी, जो आपने कहा कि आप आगे आएंगे, इंशाअल्लाह आगे आएंगे, लेकिन आइन ने जो हमें मैंडेट दिया उसके साथ आगे आएंगे। चलें, ये तो ज़ाहिर आपका राइट भी और आपकी तारीख भी यही है, लेकिन ये है कि एक फेडरल मिनिस्टर कुछ और भी कह रहे हैं। गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर इस केस में रिलीफ मिलता है खान साहब को, तो वो आसिफ साहब ने किसी मिनिस्टर ने कहा, सॉरी अगर मैंने गलत कह दिया हो, तो ये दोबारा उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये क्या गुफ्तगू है? हाँ, मैं बताता हूँ। खान साहब के खिलाफ 180 से ज़्यादा फेक FIR बनाई गई थी, वो तो आपको पता है, जब जुडिशियल कम्प्लेक्स में भी आए। उनका कहना इस वजह से ठीक है कि उनको तो खान से ये डर है कि पूरी कौम खान के साथ है इस टाइम। वो चाहते हैं कि ये कल जो केस आपने पहले क्वेश्चन किया 3-4 दिन के बाद अब बाहर आ जाए। अब उनकी मर्जी ये है, जो आज हाई कोर्ट ने किया है, कि 3-4-5 दिन इसको आगे करके रीलिस्ट करके जो दूसरा केस है नैब वाला, उसमें अरेस्ट डाली जाए। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रज़ाक वकील वाले केस में वहाँ उसे कहा है कि इसकी अरेस्ट उस केस में नहीं हो सकती, 24 तक डेट दी है और बेल पे भी है। और मेरा ख्याल है कुछ वो कंदरानी साहब के साथ भी ऐसे मामलात कोई हुए हैं कोर्ट के। अब दूसरा है कि ये चाहते हैं कि अलकादर में वहाँ नैब के केस में 30 डेज़ का रिमांड है, जो नई अमेंडमेंट आई है, फिजिकल रिमांड। अब वो चाह रहे हैं कि इससे फारिग करके, जिस तरीके से आपने देखा अली मोहम्मद को, दूसरा है आफरीदी है, जो जेल से बाहर आता है, अब खान साहब के साथ वो करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम जो ह्यूमन राइट्स पूरी वर्ल्ड में जो फोकस कर रही हैं, वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर को फोकस कर रही हैं। जिस तरीके से उसको जेल में रखा जा रहा है, जिस तरीके से जेल में सलूक किया जा रहा है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर के कोई अपनी इंटाइटलमेंट होती है। इन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं, अवाम भी, वकला भी, सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इसके लिए फर्दर मजीद जो हमारा आइनी मैंडेट है, हम इसको आगे लेके आएंगे। अच्छा, माई लास्ट क्वेश्चन टू जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि क्लासेस होती हैं जो जेलों में, और वो अलाट की जाती हैं आपके स्टेटस के मुताबिक। तो अटक में तो सुना है कि है ही नहीं, कोई एक ही क्लास है। तो आप क्या समझते हैं कि अब उनको ये रिलीफ मिल जाएगा? वो ए या डिज़र्व करते हैं या बी डिज़र्व करते हैं? देखिए, इसके अंदर जो मेन इशू ये है कि पहले तो ये वकील बैठे हुए हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, फॉर्मर एडवोकेट जनरल जो वकील हैं उनके, ये वो बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से तो इसके अंदर जो उनका अटक जेल में रखा गया वो भी प्रिजन रूल्स की वायलेशन में है। इनको तो दूसरी किसी अगर जेल में रखना था। और देखिए, ये ग्रेजुएट होता है आदमी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको कुछ फैसिलिटीज आती है, वो B क्लास होती है,
उनको तो एज ऑफ राइट उनको बी क्लास मिलनी चाहिए। फिर नेचुरली इनके वकला हैं वो जाके कोर्ट से इस्तदा करेंगे, उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, हो सकता है कोर्ट उसको ग्रांट करे। ऐसे ही होता है आम केसों में, फिर आदमी जाता है कहता है कि जी मेरा ये ग्रेजुएट वगैरह उनको ये फैसिलिटीज़ दें, कोर्ट उसके बाद ऑर्डर भी करता है। लेकिन बी जो जेल मैनुअल होता है, प्रिजन रूल्स हैं, उसके हिसाब से वो क्लासेज, एक सी क्लास होती है, एक बी क्लास होती है, जो ग्रेजुएट्स और इस तरह के जो कैदी होते हैं उनको फिर ये फैसिलिटीज़ दी जाती है अंडर जेल मैनुअल एंड प्रिजन रूल्स। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। जनाब जी न्याज़ साहब, आप कोई बात क्विकली कहना चाहते हैं तो क्या लें? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ज़ुबैरी साहब ने ठीक कहा है कि अटक जेल के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जो कॉलोनियल टाइम की जेल है पुरानी, जिस तरीके से उसके अंदर ये ए और बी क्लास है ही नहीं। और ज़ुबैरी साहब ने ये भी ठीक कहा कि ऐसे फार्मर प्राइम मिनिस्टर को आप इंटाइटलमेंट भी देते। आपने देखा था कि परवेज़ मुशर्रफ का घर डिक्लेयर कर दिया था, जो फार्म हाउस जो था सब जेल। तो ये करने पे नहीं आते, बल्कि वो तो राना सनाउल्लाह ये कहता है कि मैंने अडयाला में आपके लिए कमरा तैयार करके रखा है। मुराद है कि एक बंदा ऐसी बातें पहले करता, अब ये मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये तो फैसला, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, जनाब ज़ुबैरी साहब और जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दुरुस्त है कि अदालत ने फैसले करने हैं, मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो इससे पहले हम कहते रहे, ये फैसला गलत या सही हुआ, ये अगली बड़ी अदालतों ने इसका फैसला करना है। मगर एक बात तो ठीक हुई कि ये पंडोरा बॉक्स खुले और जो इसको दादा या नाना जी की हलवाई की दुकान समझ के हड़प करते रहे, और जिस तरह मियां शायद साहब ने शुरू में कहा, वो भी तो एहतसाब के ज़िम्मे में हैं, भले वो सियासतदान हो, साफ़ी हो या कोई भी। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।